नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट इज सेम। रेट और रेट और कांस्टेंट की यूनिट कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो अपने को तो पता है ना कि जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इट इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। जबकि अपने को पता है कि जो यूनिट ऑफ रेट है वो क्या है, मोल पर लीटर है पर सेकेंड इंटू, या सेकेंड इनवर्स बोल देता हूं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे एन का वैल्यू क्या चाहिए, मोल पर लीटर एज इट इज पावर 1 और सेकेंड इनवर्स एज इट इज चाहिए, तो मुझे एन का वैल्यू क्या पुट करना होगा, 0। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि जो रेट की यूनिट है और जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हाफ लाइफ और प्रेशर का एक रिलेशन आपसे पूछा गया है। अब इस हाफ लाइफ के अंदर बोला हुआ है कि जब प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेयर है तो इसका जो हाफ लाइफ है वो 100 सेकेंड, और जब प्रेशर को आपने हाफ कर दिया तो इसका हाफ लाइफ भी क्या हो गया, हाफ हो गया। कुल मिलाकर के यहां से आपने क्या बात समझी कि जो हाफ लाइफ है टी हाफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्योंकि आपने कहा कि प्रेशर हाफ किया तो प्रेशर के हाफ करते ही क्या हो गया, हाफ लाइफ भी हाफ हो गया। इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर की पावर 1। और आपको पता है कि टेम्परेचर की कंडीशन, अगर टेम्परेचर की कंडीशन सेम है आपके पास में और वॉल्यूम भी अगर कंटेनर का सेम है तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, कंसंट्रेशन के रहेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1, मतलब आई कैन से दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर 1 बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब ये C कह दो या हम लोग इसको A भी बोल देते हैं। काइनेटिक्स में जनरली हम लोग कंसंट्रेशन का जो प्रेजेंटेशन लेते हैं वो एक ही टर्म में लेकर के चलते हैं। तो यहां से क्या होगा कि जो टी हाफ है, एक रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको कि जो टी हाफ है ये कंसंट्रेशन के C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 माइनस एन के रेस्पेक्ट में। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन। ठीक है, एन क्या है यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि मैं इस फॉर्मूला को इधर अप्लाई करूं तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C की पावर 1 माइनस एन। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मैं पहले क्वेश्चन जो चल रहा था तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में था, उस प्रेशर को पहले अपन ने कन्वर्ट किया किसके अंदर, C में। अब इस रिलेशन को कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड क्या आपका, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन है। कंपेयर करोगे तो यहां से जो आपका n का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 रह जाएगा। थोड़ा सा इसको आगे और ले लेता हूं। मान लो यहां पर प्रेशर को हाफ कर देने पर भी आपके हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब जो ऑर्डर है वो कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ जो है वो किस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो कंसंट्रेशन या प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो डिपेंड नहीं करता तो C की पावर क्या चली जाती, 0, और C की पावर 0 जाती तो 1 माइनस एन। यहां पर इसको 0 करने के लिए मुझे n का वैल्यू भी क्या पुट करना पड़ता, 1 पुट करना पड़ता। तो कुल मिलाकर के कंपैरिजन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपके पास में ये क्राइटेरिया था कि प्रेशर को मैं कंसंट्रेशन में ले जा सकता हूं और कंसंट्रेशन का टी हाफ के साथ में रिलेशन मुझे ऑलरेडी याद है, तो बस फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया हुआ है। तो चलो मैं आपसे बात कर लेता हूं। जो ऑर्डर है वो कैसा वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल है, यस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर का वैल्यू 0 हो सकता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आपने पढ़ी है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है,
फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर की सारी प्रोबेबिलिटी आपके सामने है। इस तरीके के क्वेश्चंस को काफी बार हमने यहाँ डील भी कर लिया है, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऑर्डर का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, सारी वेराइटीज पॉसिबल है। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ऑर्डर है उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि अगर आपको एक प्रोबेबल वैल्यू पूछे तो आप ये कहें कि ऑर्डर का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितना, 3 है। और इसका जो हम लोग लॉजिक बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो कोलिजन का इफेक्टिव कोलिजन की अगर बात करें तो इफेक्टिव कोलिजन जो है वो 3 एक्सिस के अलोंग होता है। तो एट ए टाइम हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन जो है वो 3 एक्सिस के अलोंग ही हो पाती है, फेस टू फेस, जिसको हम कोलिजन बोल करके चलते हैं। और उस सिचुएशन में ऑर्डर कितना मान करके चलते हैं, 3 मान के चलते हैं। लेकिन इस बात को मैं कभी भी मना नहीं करता कि अगर क्वेश्चन में आपने मान लो जो डेटा अवेलेबल करवा रखे हैं उस डेटा के बेस पर कभी कभी अगर ऑर्डर 4 भी बन जाती है तो वो क्वेश्चन बनाने वाले की सोच है। उसने कुछ सोचा होगा कि वो पता नहीं किस बात को लेकर के क्या स्किल टेस्ट करना चाहता है या क्या और चीज चेक करना चाहता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो उसने प्रैक्टिकल डेटा अवेलेबल करवाए हैं उन डेटा के बेस पर हम तो उसको ये बता देंगे कि साहब आपने जो हमें डेटा अवेलेबल करवाए हैं इस बेस पर हमारा रेट लो एक्सप्रेशन ये आ रहा है, और रेट लो एक्सप्रेशन जो आ रहा है उसके बेस पर हमारी ऑर्डर ये आ रही है। चाहे वो फिर 4 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, वो उसका आउटलुक है। हमसे अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एक ऑर्डर है उसकी प्रोबेबल रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, तो हम ये बताएंगे कि जो मैक्सिमम प्रोबेबल रेंज है वो 3 हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी की बात करो तो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर वैल्यू है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और मॉलिक्यूलरिटी के लिए भी यही कहूंगा कि ये जो आपका वैल्यू आएगा ये क्या होता है, ये आपका मतलब 3 तक मैक्सिमम पॉसिबल है। लॉजिक वही है जो आपको मैंने ऑर्डर के लिए एक्सप्लेन किया था। अब जो नेक्स्ट है इसमें आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ में सीधा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बता रखा है। आपसे बोला हुआ है कि जो टी हाफ है वो 1/a³ के साथ में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन हो गया। अब हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है रिलेशन वाला वो क्या है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n। अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूं a⁻−3। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसे कह देते हैं। और अगर इनको हम लोग कंपेयर करें तो क्या जाएगा कि टी हाफ जो है it is directly proportional to a⁻1 - n and it is directly proportional to a⁻−3। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर कितनी आ गई, 4। ये वो क्वेश्चन और वो बात आ गई जो अभी अभी मैं आपके सामने रख रहा था। मैंने क्या कहा कि हम खुद कभी ये नहीं कहेंगे कि ऑर्डर का वैल्यू जो है वो 3 से ज्यादा आएगा, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ही इस तरीके की बातें की हुई है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a³, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्वेश्चन में जो अप्रोच हमें दी है हम तो एग्जैक्टली उसी अप्रोच पर बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि आपने जो डेटा दिया है उसके बेस पर हमारी ऑर्डर क्या बन रही है, 4 बन रही है। अब वहां पर ये मत सोचने लग जाना कि सर ऑर्डर तो 3 से ज्यादा होती नहीं, हम 4 को कैसे टिक करें। उसने बोला है आप करो, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का रीजन ही यही रहा कि आपको यह बताया जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेस पर अगर आपको बियॉन्ड 3 जाना पड़े तो आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहां पर जो एक डिस्कशन रहा इसमें कॉन्सेप्ट फिर हमारा काम आया कौन सा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a⁻1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के लिए आपको मैंने सारी वैल्यूज पहले बता दी है, ऑर्डर के साथ में कंपैरिजन करवा रखा है कि मॉलिक्यूलरिटी का जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा और मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो कितना होगा, 3 होगा, मतलब 1 2 3 ये बोल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 0, फ्रैक्शनल, नेगेटिव कभी भी हो नहीं सकता। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी है क्या यार, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर है। अब आप सोचो कि पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली कभी 0 हो नहीं सकता, मॉलिक्यूल का नंबर कभी फ्रैक्शनल आ नहीं सकता। ये तो आप नहीं कहोगे ना कि 1.5 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया या तो 1 करेगा या 2 करेगा, सीधी सी बात है। इसी तरीके से कभी इसका नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अरे है तो कुछ तो है, कुछ है मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी बातें आप सीख लेंगे एक साथ। जैसे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक केमिकल रिएक्टेंट है ए और इसकी कंसंट्रेशन के साथ में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसकी रेट को किस तरीके से आप अफेक्टेड होते हुए देखेंगे। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो आर है वो हम देख लेंगे के केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। चलो, अगर मान लो कंसंट्रेशन कितनी है, ए की 1 है, तो जो R1 है वो के ए की पावर 1 है, R2 है वो के ए की पावर 1 है, 2 है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और R3 है वो के ए की पावर 3 है। अब स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है, सबके लिए के बोला हुआ है और कंसंट्रेशन अगर 1 ली हुई तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3, तीनों सिचुएशन में वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो R1 इक्वल्स टू के, R2 इक्वल्स टू के एंड R3 इक्वल्स टू के। मतलब पहला केस बिल्कुल क्लियर है कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो 1 है तो उस सिचुएशन में R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3। अब सेकेंड केस लेते हैं, R1 इक्वल्स टू, इसमें ए का कंसंट्रेशन मान लो लेस देन 1 है, तो R1 इक्वल्स टू के ए की पावर 1, R2 इक्वल्स टू के ए की पावर 2 और R3 इक्वल्स टू के ए की पावर 3। एक सिंपल सी बात बता देता हूं आपको, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वैल्यू को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, और जैसे जैसे पावर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वैल्यू को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, ये हम समझ रहे हैं। ए का वैल्यू 1 से कम है, मान लो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 1 से कम का वैल्यू क्या ले लिया, 0.1 ले लिया है, थोड़ा समझाने में इजी रहेगा। 0.1 ले लिया, अब 0.1 की पावर क्या हो जाएगी, 0.1, 0.1 की पावर क्या हो जाएगी, पावर 2 क्या हो जाएगी, 0.01, मतलब कम हो गया। और 0.1 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 0.001, मतलब और कम हो गया। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन ए का वैल्यू 1 से कम है तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका जो ए का वैल्यू है वो कम होता चला, मतलब जो ओवरऑल पावर के साथ में ए का वैल्यू है वो कम होता चला जाएगा, तो आर का वैल्यू भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहां पर रिजल्ट देंगे R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। अब जो थर्ड केस है इसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो मैं कहूंगा ए ग्रेटर देन 1 है, तो अब तो आप इसको जस्टिफाई कर ही सकते हैं यहीं से कि ए का वैल्यू 1 से कम है। मान लो मैंने 2 ले लिया, एग्जाम्पल हमेशा ले लिया करो आप, इससे क्या है कि क्वेश्चन को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। एक वैल्यू दिखती है, कंपैरिजन फटाफट हो जाता है। मान लो 1 से ज्यादा मैंने 2 ले लिया, तो 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। इसका मतलब R1 कितना, 2K, R2 कितना, 4K, और R3 कितना, 8K। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे R का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 आएगा। तो मेरे हिसाब से पूरी बात आपको अब क्लियर हो गई होगी कि क्या इसका तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्राइटेरिया है। बच्चों कभी भी कंपैरिजन की बात आए आप तो वैल्यू ले लिया करो। उसने a लेस देन 1 बोला तो आप वैल्यू लो ना यार, 0.1 ले लिया, a 1 से कम है, अब हम कंपेयर कर पा रहे कितना इजी हमें लग रहा है। तो बस ये जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको एक हिंट बता दिया कि किस तरीके से, हिंट क्या, खैर पूरा सोल्यूशन ही लिख दिया यहाँ पर तो, लेकिन कभी भी आए तो आपको एक क्राइटेरिया सेट हो गया होगा कि कैसे डील करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें हाफ लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये वही हाफ लाइफ का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ग्राफिकल जो एनालिसिस है इसको आप तो रिजल्ट्स में कन्वर्ट कीजिए और फिर अपनी इक्वेशन के साथ में इसको कंपेयर कर लीजिए। तो देखो यहां मैं देख पा रहा हूं कि जो हाफ लाइफ है वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब जो टी हाफ है, बोलो इसको मैं सी की पावर क्या बोल सकता हूं, 0, और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, टी हाफ जो है, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है सी की पावर क्या होती है, 1 - n होता है। कंपेयर करेंगे
तो यहां से जो C की वैल्यू 0 आ रही है, 1 माइनस एन आ रहा है, तो n का वैल्यू क्या पुट करूं कि ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी। अब आप सोचो अगर यही क्या होती सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती तो टी हाफ मेरे को क्या मिलता, C की पावर 1 माइनस एन का मतलब इनवर्स, तो इसमें क्या आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता। अगर यही क्या होता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती, तो मैं ग्राफ सारे समझा दे रहा हूं आपको एक साथ, एक ग्राफ का क्वेश्चन लेने का मतलब मैं सारे ग्राफ एनालिसिस कर रहा हूं। अगर यही कौन सी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती तो आप क्या बोलते, आप बोलते टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 माइनस 0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आता, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ जाता। तो कुल मिलाकर के ये कंपैरिजन था हाफ लाइफ के साथ में ग्राफिकल सेक्शन का, कंसंट्रेशन का। तो दोनों तीनों पोर्शन मैंने कवर कर लिए हैं। अब इनको आप देख सकते हैं, हाफ लाइफ का ग्राफ आए तो पहले आप ये कॉन्सेप्ट लिख लें और फिर उसके बाद में अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको क्या किया जाए, अगर मैच किया जाए तो एन आपके पास में कवर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे जीरो ऑर्डर के जो ग्राफिकल सेक्शन है उसकी बात की हुई है। थोड़ा सा ग्राफिकल सेक्शन की बात चल रही है तो अब इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एटी इक्वल्स टू क्या बोलते, ए नोट माइनस के टी। तो जो कंसेंट्रेशन है ए की, उसका टाइम टी के साथ में जो ग्राफ आएगा, कंपेयर कीजिए। ये 80 जो है ये कौन से एक्सिस पर है, y पर है, और t है वो कौन से एक्सिस पर है, x पर है। x का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, m स्लोप होगा, और जो ये है ये क्या हो जाएगा, a नोट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो इंटरसेप्ट तो क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, और स्लोप कैसा आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से कंपेरिजन पर पता चलेगा कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप का जो ये ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा। AT इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, स्लोप आ जाएगा इसका क्या, माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, ए नोट आ जाएगा। एक बात जो इस ग्राफ में और एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेन करनी थी, बात तो एक्स्ट्रा जो यहां है वो ये है कि आपने ग्राफ को जब स्टडी किया तो आपने क्या देखा कि फाइनली आई टच द ग्राफ टू द एक्स एक्सिस, टाइम वाली एक्सिस के साथ में मैंने कंसंट्रेशन के ग्राफ को टच कर दिया। यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद जो आपका रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। आपको मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद में अपने आप को क्या कर देती है, कंप्लीट करती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी रिएक्शन, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, इन सभी के लिए आप जब ग्राफ बनाओगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में एक्स एक्सिस के साथ में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और एक्स एक्सिस पर पैरेलल ग्राफ जो है वो कहां जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेगा। और आपको पता है इन्फिनिटी कभी आने वाला नहीं है, और अगर इन्फिनिटी नहीं आएगा इट मींस वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। सो दैट आपको इस बात को अच्छे से याद रखना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ग्राफ आपके सामने है, कैसे कंपेयर किया वो मैंने अब आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें ये बता रखा है कि एक रिएक्टेंट है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, और उस वक्त इसका हाफ लाइफ कितना है, 1 आवर है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है जिक्र क्वेश्चन के अंदर वो कितना है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हाफ लाइफ है टी हाफ, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए वो क्या हो जाएगा, ए नोट अपॉन 2k। क्वेश्चन में अपने को हाफ लाइफ दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है, ए नोट 2 मोल पर लीटर अपॉन 2k। तो यहां से जो k का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 1 मोल पर लीटर, और टाइम क्या है r, तो r इनवर्स आ जाएगा। अब अगली सिचुएशन में ये बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 0.2 हो जाएगी। तो जो चेंज है
x, वो 0.5 माइनस 0.2, तो यह जाएगा कितना 0.3 मोल पर लीटर। अब जो x है इट इज इक्वल टू KT, x का वैल्यू मेरे पास में है 0.3, K का वैल्यू है ये रहा 1 मोल पर लीटर पर आवर 1 T, तो यहां से जो T आएगा वो 0.3 आवर्स हो जाएगा। अगर मिनट में कन्वर्ट करवाना है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूंगा 60, तो आंसर आराम से बन सकता है। तो कुल मिलाकर के जब भी यहां पर जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का रिएक्शन पूछा जाए तो उसमें मैंने दो रिलेशंस इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक तो हाफ लाइफ का A0/2K से, यहां से पहले K फाइंड हो गया और जो K आया उससे हम लोग ने X फाइंड किया। पहले X, ये याद रखना आप, इसका जो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या होता है, ये दो इक्वेशन के रूप में हम बताते हैं इसको, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, या AT जो X इज दैट इज इक्वल टू KT। तो यहां से जो X का वैल्यू हमने फाइंड किया 0.5 माइनस 0.2 कितना है 0.3 आया ना, बस उस 0.3 को वैल्यू को पुट किया, पुट करते हमारे पास में T का वैल्यू आ गया कितना 0.3 आवर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप ये वैरायटी तैयार कर सकते हैं।